कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे, ना ही कोई स्वीकार करे। हेलो आई गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं हूँ जय ठाकुर और आप सुन रहे मुझे मन का रेडियो पर। कल इतवार का दिन था तो आप सभी ने ज़रूर आराम फरमाया होगा। सरकारी कर्मचारियों के पास कल पूरा दिन था घूमने फिरने का और मौज मस्ती करने का। अब हम ठहरे प्राइवेट नौकरी वाले, तो हमारे नसीब में फ़िलहाल वो मौज मस्ती वाले दिन तो अभी नहीं है। खैर ये सब तो चलता रहेगा। कल मैं आप सभी के कमेंट्स भी पढ़ रहा था। भले ही अभी प्यार थोड़ा कम मिल रहा है, मगर जितना भी मिल रहा है लाजवाब मिल रहा है। और आप सभी के कमेंट्स पढ़ने से थोड़ी एनर्जी मिल जाती है और दिल को खुशी होती है कि चलो कोई तो हमारे मन की बातों को मन के रेडियो के माध्यम से सुन रहा है। बातों का सिलसिला तो रोज़ यूं ही चलता रहेगा। आज कुछ स्पेशल टॉपिक पर बात करने का मन कर रहा था। शादी विवाह। शादी विवाह एक ऐसी परंपरा, एक ऐसा बंधन है जिस बंधन में हर किसी न किसी को एक दिन ज़रूर बंधना है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं दहेज का वही पुराना रिवाज और परंपराएं चली आ रही है, जो किसी हद तक मैं सही नहीं समझता। मैं बस ये मानता हूँ कि अगर किसी देने वाले की इच्छा है तो वह अपनी इच्छा अनुसार दे सकता है, उस पर किसी की कोई पाबंदी नहीं है। मगर कोई किसी के पास जाकर दहेज की डिमांड रखता है तो मैं ये बिल्कुल गलत समझता हूँ यार। हाँ, सक्षम लोगों के लिए कुछ हद तक शायद सही होगा, मगर जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा पाता होगा और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण करता होगा, शायद वह दहेज प्रथा के चक्कर में पूरी ज़िंदगी भर उभर नहीं पाता होगा यार। कुछ ऐसा ही किस्सा आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। लगभग एक 16-17 साल के भाई ने अपने पापा से कहा, पापा दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजा जी ने मुझे फ़ोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन, और उसकी सगाई कुछ दिन पहले ही एक अच्छे घर में तय हुई थी। शुक्ला जी जो लड़के के पापा थे पहले से ही उदास बैठे थे और धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फ़ोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं और बोल रहे थे कि दहेज के बारे में आपसे ज़रूरी बात करनी है। बड़े मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला और कल को अगर उनकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया तो, कहते कहते उनकी आंखें भर आई। घर के प्रत्येक सदस्य के मन में चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी उदास हो गई कि पापा कैसे ये सब कर पाएंगे। अब लड़के वाले जब आएंगे ना जाने क्या क्या डिमांड रखते हैं। खैर अगले दिन समधी जी आए, उनका खूब स्वागत किया गया और कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा कि शुक्ला जी अब काम की बात हो जाए। शुक्ला जी की धड़कनें बढ़ गई और बोले, हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। शुक्ला जी ने चेहरे पर नकली मुस्कान छोड़ दी ताकि लड़के के पिता को पता ना चल सके कि दहेज की मार उनसे पहले ही सहन नहीं हो पा रही है और अब ना जाने और क्या पहाड़ टूटने वाला है। ना जाने समधी जी कितने डिमांड रखने वाले हैं। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी शुक्ला जी की ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, शुक्ला जी मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। शुक्ला जी हाथ जोड़ते हुए आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे मैं पूरी कोशिश करूँगा। समधी जी ने धीरे से शुक्ला जी का हाथ अपने हाथों में दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या नहीं भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज़्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है।
पर कर्ज लेकर आप एक भी रुपया दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को 2 गुना कर देगी। शुक्ला जी हैरान हो गए और उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपने तो मानो आज मेरी सारी तकलीफ़ें दूर कर दी हो। शुक्ला जी के परिवार में खुशी की लहर थी और जाते जाते समधी जी ने शुक्ला जी को बोल दिया कि आप आराम से शादी की तैयारी कीजिए, जितना आपसे हो पाएगा हमें मंजूर है, बस आप कर्ज मत लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस छोटे से किस्से से बहुत कुछ सीखा होगा। तो कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे, ना ही कोई स्वीकार करे। मिलते हैं कल फिर एक नए किस्से के साथ, एक नई कहानी के साथ। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास रहिए और सुनते रहिए मन का रेडियो।